हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी फालतू की बकवास के। चलिए जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। और जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसको मील का पत्थर फाउंडेशन स्टोन के नाम से भी जाना जाता है कि उन्होंने टीचिंग के जो टाइप्स दिए हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ टीचिंग, मतलब उन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर टीचिंग के टाइप्स को डिफाइन किया और ब्यूटीफुली डिफाइन किया है इसको। सबसे पहले इनका पूरा नाम जान लेते हैं। इसको बीएस ब्लूम कहते रहते हैं लोग। इनका पूरा नाम था बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, जिनको जाना जाता है बीएस ब्लूम के नाम से। और सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट आप लोगों ने सुना होगा ये नाम, इससे आप अनजान नहीं है। अगर आपने कभी अपने बीएड में पढ़ा होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, आपको जरूर पढ़ाई गई होगी, अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप लोग पढ़ लेंगे आगे। तो मिस्टर ब्लूम्स की बात चल रही है और उनके हिसाब से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग। उनके हिसाब से 3 प्रकार की हमारी क्या होती है, टीचिंग होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉग्निटिव टीचिंग की। कॉग्निटिव टीचिंग का मतलब है ज्ञानात्मक शिक्षण की बात हो रही है। नेक्स्ट उन्होंने कहा अफेक्टिव टीचिंग, इसको भावात्मक शिक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भावात्मक शिक्षण। नेक्स्ट थर्ड इन्होंने कहा साइकोमोटर टीचिंग। तीसरा टाइप है हमारा साइकोमोटर। नंबर 1 कॉग्निटिव, नंबर 2 अफेक्टिव और नंबर 3 साइकोमोटर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किसको, कॉग्निटिव टीचिंग की बात चल रही है। कॉग्निटिव टीचिंग वाज गिवन बाय इन 1956 बाय द बीएस ब्लूम। ये सिर्फ और सिर्फ किसने दी थी? बीएस ब्लूम्स ने दी थी। अकॉर्डिंग टू इट, इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स आर कंप्लीटेड इन 6 स्टेजेस। कितने? 6 भागों में, 6 अवस्थाओं में जो हमारी कॉग्निटिव टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पूरा किया जाता है। सबसे पहले दे ऑल आर स्टेजेस आर रिलेटेड टू द ब्रेन एक्शन। और सभी की सभी मानसिक क्रियाओं पर क्या करती हैं, हमारी मस्तिष्क की क्रियाओं पर आधारित होती हैं ये सारी की सारी स्टेजेस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इन्होंने कहा है ये पिरामिड आप लोग याद रखिए, जो आप लोग देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर की बात चल रही है, इस पिरामिड स्ट्रक्चर को आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहले स्टेज है हमारी, वो है हमारी नॉलेज। अब नॉलेज लेवल पे क्या होता है, बच्चा क्या सीखता है, क्रैमिंग करना सीखता है, रटना सीखता है। ये बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात चल रही है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से पहले स्टेज पे, पहले लेवल पे बच्चा क्या करना सीखता है, चीज़ों को रटना शुरू करता है। अच्छा, दूसरे जब वो चीज़ों को रट लेता है उसके बाद सेकंड स्टेप में आता है हमारा कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन स्टेज में क्या करता है बच्चा, चीज़ों को समझता है। क्या करता है? चीज़ों को समझता है। मतलब इस स्टेज में बच्चा चीज़ों को पहचान तो लेता है लेकिन उसका जो यूज़ है वो नहीं पहचान पाता। जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे अगर आप लोग इसकी बात कर लीजिए, एक ये शेप है, एक ये शेप है। अगर बच्चे से कहा जाए कि ट्रायंगल कौन सा है तो बच्चे ने ट्रिक कर दिया कि ये हमारा ट्रायंगल है, तो बच्चे ने क्या, कौन सी स्टेज में चला गया, बच्चा कौन सी स्टेज पे आ गया, हमारा कंपैरिजन स्टेज में चला गया। मतलब वो चीज़ों को पहचानने लगा कि दिस इज द स्क्वायर एंड दिस इज द ट्रायंगल। चलिए इसके बाद जो अगला स्टेज उन्होंने बताई है वो है हमारी एप्लीकेशन स्टेज। एप्लीकेशन स्टेज का मतलब है यहाँ यूटिलिटी से बात हो रही है। किससे बात हो रही है? यूटिलिटी से बात हो रही है। अब बच्चा क्या करेगा, इन दोनों शेप की यूटिलिटी की बात चल रही है, कौन सी शेप कहाँ पे किस फॉर्म में क्या होती है, यूज होती है। अगर हमने उससे बात कर ली जाए, हमने उससे कहा कि बेटा आपने ये शेप कहाँ देखी है ना, तो इसका क्या यूज़ है, तो बच्चा क्या करेगा, जो चीज़ें उसने रटी हैं, जो चीज़ें उसने समझी हैं, उनकी इस स्टेज में क्या सीखता है बच्चा, यूटिलिटी सीखता है, उपयोग सीखता है। मतलब बात हो रही है ये। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, जो 4th स्टेज है वो है हमारी किसकी, एनालिसिस स्टेप की। एनालिसिस करने का मतलब यहाँ ये है कि जब बच्चा नॉलेज लेवल तक उसकी चीज़ें आ चुकी हैं, कंपैरिजन लेवल तक उसका पहुंच चुका है, एप्लीकेशन लेवल उसने देख लिया, तो अब वो चीज़ों को क्या करना शुरू कर देता है, एनालाइज करना शुरू कर देता है। वो चीज़ों को धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देता है, अपने हिसाब से क्या करना शुरू करता है, एनालाइज करना शुरू करता है। बाई पार्ट्स वो चीज़ों को डिवाइड करेगा, उनको देखेगा और उसके साथ साथ वो कंपेरिजन भी करना शुरू कर देता है कि कौन से मेथड से पढ़ने से। जैसे आप लोग भी क्या कर सकते हो इस टाइम पे, कौन से लेवल पे हो आप लोग, एनालिसिस लेवल पे हो ना, आप लोग क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि इस चैनल में और बाकी के चैनल में क्या डिफरेंस है इन बाकी के चैनल्स पे, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं और इस चैनल पर चीज़ें कैसे हो रही हैं, है ना। तो ये आप लोग क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। आफ्टर दैट फिर अगला जो स्टेप है वो आता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से हमारा सिंथेसिस स्टेप। और सिंथेसिस स्टेप में क्या करते हैं, टू समराइज, चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग, सार निकालते हैं। टू रीच ऑन डिसीजन, हम लोग क्या पहुँचते हैं, निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। किसमें हम लोग, सिंथेसिस प्रोसेस की बात चलिए। एनालिसिस के बाद जो होता है वो क्या होता है, सिंथेसिस होता है। और आप लोग ये पूरी वीडियो देखने के बाद जो क्या करेंगे, सिंथेसाइज करना शुरू करेंगे चीज़ों को, है ना। क्या पहुँचेंगे, समराइज करेंगे, किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। क्या आपको वो सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबाना है या नहीं दबाना है? आई होप कि आप लोगों का डिसीजन सही हो या गलत हो, वो हम लोग पहुंचते हैं हमारा जो अगला स्टेप है, किसमें, इवोल्यूशन स्टेप पे। तो आप लोगों का ये जो डिसीजन है वो सही है या गलत है, वो आप लोग कहाँ, जब आप इवोल्यूशन करेंगे इस चैनल का,
तब जब इस स्टेज में पहुंचेंगे तब जाकर के आप राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो इसी के साथ ये थी हमारी 6 स्टेजेस। कौन सी वाले डोमेन की बात चल रही है? हमारी कॉग्निटिव टीचिंग की बात चल रही है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहली स्टेज होती है हमारी नॉलेज, दूसरी कंपैरिजन होती है, तीसरी हमारी एप्लीकेशन होती है, चौथी हमारी क्या होती है? एनालिसिस होता है, और फिर पांचवा क्या होता है हमारा? सिंथेसिस, और उसके बाद छठा क्या होता है हमारा? इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन का पीरियड है वो हमारा सबसे लास्ट में आता है, ये बात आप लोग याद रखिए। तो ये यहाँ से शुरू होता है, ज्ञान से शुरू होता है हमारा, रटने से शुरू होता है, और कहां तक पहुंच जाता है? सही और गलत में फैसला देने लायक बना देता है। ये किसके हिसाब से? बाय बीएस ब्लूम, और ये है हमारी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पहला टाइप जिसकी बात हो रही है कॉग्निटिव टीचिंग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे इसकी अफेक्टिव टीचिंग की बात चल रही है। दो वर्ड होते हैं इफेक्ट और अफेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए आज आप लोग। इफेक्ट और अफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? जैसे हम बात करते हैं तो इसको सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का अफेक्ट होता है। क्या होता है? अफेक्ट। अगर उन्होंने कोई बात कर दी है, अगर उन्होंने कोई बात आपसे कह दी है तो वो आपको अफेक्ट करेगी, और अगर कोई टीचर कोई बात कहता है तो वो क्या करती है? इफेक्ट करती है। लेकिन बीएस ब्लूम्स और उनके जो सहयोगी थे, जिसकी क्या बात चली है? कर्थवॉल की बात चली है, 1964-65 में मानते हैं कि टीचिंग को इफेक्टिव टीचिंग नहीं बनाना है, अफेक्टिव टीचिंग बनाना है। कि बच्चे के ऊपर जैसे उसके माँ बापों का असर पड़ता है वैसे ही एक टीचर की टीचिंग का भी अफेक्ट पड़ना चाहिए, नॉट इफेक्ट। आगे हम लोग बात करेंगे इस स्टेज में, ये मानते हैं, इस टाइप की टीचिंग में मानते हैं कैरेक्टर डेवलपिंग की स्टेज है। कैरेक्टर डेवलपिंग की स्टेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। क्यों? क्योंकि जो पढ़े लिखे होने के बाद में हम लोग बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, उसका फिजिकल मेंटल सारे तरीके से हमारा क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। तो इसी क्रम में हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टर डेवलपिंग की स्टेज की। एक पढ़े लिखे इंसान में, पढ़े लिखे वो लोग भी होते हैं जो लोग क्या करते हैं? गलत काम करते हैं इस दुनिया में। गलत काम से मतलब जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, वो लोग भी काफी पढ़े लिखे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनके पास ये नहीं होता है। क्या नहीं होता उनके पास? कैरेक्टर नहीं होता है। गाइस हमेशा याद रखिए, इंसान कितना ही पढ़ा लिखा हो जाए, अगर पढ़ा लिखा है, अगर उसके पास कैरेक्टर नहीं है ना, तो उसकी पढ़ाई लिखाई फेल है, वो मतलब कुछ नहीं है उसके पास। अगर उसके पास क्या नहीं है? कैरेक्टर नहीं है। तो जिंदगी में अपना कैरेक्टर और अपना रुमाल हमेशा साफ रखिए। आगे बात चल रहे हैं हम लोग इस स्टेज में, ये कहते हैं मिस्टर कर्थवाल और बीएस ब्लूम कहते हैं कि इस स्टेज में, ये जो स्टेज है कैरेक्टर डेवलपमेंट की जो स्टेज है, कैरेक्टर का जो निर्माण होता है वो 6 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज की बात करेंगे, आप लोग रिवर्स ऑर्डर में देखिएगा, यहाँ हिंदी लिखी है मैंने और यहाँ इंग्लिश में बात चल रही है। ये जो हमारा क्या चला पिरामिड चल रहा है, इसमें हमारी इंग्लिश में है। सबसे पहली चीज क्या होती है? एक लर्नर के पास क्या होता है? रिसीविंग। सबसे पहले चीजों को क्या करता है? ग्रहण करता है। अच्छा ठीक है, पहली स्टेज में उसने लर्नर ने हमारे क्या कर लिया? चीजों को ग्रहण कर लिया। दूसरी स्टेज में क्या करता है? जब चीजें ग्रहण कर ली तो अगली स्टेज में वो क्या करता है? उस पर रिस्पॉन्ड करता है ना। जैसे आप लोगों को कुछ बताया जा रहा है, आप लोगों से कुछ पूछा जा रहा है, तो पहले आप उसको रिसीव करते हो। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा कि बताइए बीएस ब्लूम्स का पूरा नाम क्या था, तो आपने क्वेश्चन रिसीव कर लिया, फिर आपने उस पर क्या करोगे? रिस्पॉन्ड करोगे और आप नाम बोलोगे, उसका पूरा नाम क्या था? बेंजामिन सैमुअल और ब्लूम। बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ये आपने उसके ऊपर क्या दिया? क्या किया? रिस्पॉन्ड किया ना, उसके ऊपर क्या किया? क्रिया की। तो ये हो गई हमारी सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में हम लोग बात करेंगे किसकी? वैल्यूइंग की। और वैल्यूइंग करने के बाद में आप उस चीज को क्या बोलोगे? सही और गलत। अब ये भी हो सकता है कि आप सही भी बोल सकते हो और गलत भी। मेरा क्वेश्चन सही भी हो सकता है और गलत भी, मेरा पढ़ाने का तरीका सही भी हो सकता है और गलत भी, आपके हिसाब से, है ना। आप उसको क्या करेंगे? वैल्यू करेंगे कि हाँ इस चैनल पे वाकई में चीजें सही चल रही हैं या गलत चल रही हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अगले स्टेप, फोर्थ स्टेप में बात कर रहे हैं। फोर्थ स्टेप का मतलब है, इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है यहाँ संगठन से मतलब है, मतलब जमाव, रचना की बात हो रही है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके जमाव कैसी है, उसकी रचना कैसी है, इसकी बात चलिए। ऑर्गेनाइजेशन के काम की बात कर रहे हैं हम लोग। कौन से स्टेज में? फोर्थ स्टेज में। फिफ्थ स्टेज में हम लोग आते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इस चैनल के बारे में आप लोग क्या करेंगे? कंसेप्ट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? कंसेप्चुअल स्टेज है। कौन सी वाली स्टेज? फिफ्थ स्टेज हमारी कौन सी है? कंसेप्ट फॉर्मेशन की स्टेज है। संकल्पना की है, कैसे बनना है, क्या करना है, ये तय यहीं पे हो जाता है। कैसे बनना है ये और क्या करना है ये तय यहीं पे हो जाता है। कौन सी स्टेज में? फिफ्थ स्टेज की बात हो रही है। और सबसे लास्ट स्टेज में आती है हमारी कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब हो रहा है चरित्र निर्माण, और इन सब चीजों को मिलाकर के किसी भी इंसान का क्या बन जाता है? चरित्र बन जाता है। तो गाइज इन सारी चीजों को, जो भी चीज आपने रिसीव की है, रेस्पॉन्ड किए हैं, वैल्यूइंग जरा ध्यान से कीजिएगा। रिसीव तो आप बहुत कुछ करते हैं जिंदगी में, उसके बाद उनके ऊपर रेस्पॉन्ड करने का भी एक क्या होना चाहिए? तरीका होना चाहिए, किस चीज को रेस्पॉन्ड करना है, किस चीज को नहीं करना है ना। अच्छी चीज़ों पे हमेशा रेस्पॉन्ड कीजिए, बेकार चीज़ों पे रेस्पॉन्ड कभी मत कीजिए। उसके बाद वैल्यूइंग तो हर कोई इंसान करना जानता है, 2 मिनट में पता चल जाता है सामने वाला बंदा क्या है, मतलब वो चीज़ सही है या गलत है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और लाइफ में एक चीज़ याद रखिए, कोई भी लाइफ में किसी को कभी बिगाड़ता नहीं है। बिगड़ना और सुधरना सिर्फ हमारे हाथ में होता है। हम अपने कैरेक्टर के निर्माता खुद होते हैं। और याद रखिए, जो भी चीज़ें हैं, जैसा भी हम लोगों ने अपना कैरेक्टर, अपनी पर्सनैलिटी बनाई है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। आप आज से चाहो तो आप आज से अपनी पर्सनैलिटी को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं।
चलिए आगे बात करेंगे। वैल्यूइंग तक बात होगी। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है आप खुद देखिए कि वो चीज़ें आप लोगों को सही लग रही है क्या, कैरेक्टर आप लोगों ने बना लिया है क्या वो आपको ठीक लग रहा है, इसकी बात चल रही है। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है, क्या अब आप जो चीज़ें लेकर के चल रहे हो क्या लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, या हमेशा ये कहते हैं कि नहीं इस बंदे में बहुत कमियां हैं, इसमें ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे अपने आप को देखिए क्या ये चीज़ सही है, जवाब है क्या, वो रचना सही है, जो आप लोगों ने अपने निर्माण किया है अपने कैरेक्टर का, वो क्या चीज़ सही है, उसके ऊपर तो आपके कंसेप्ट है सही और गलत की, कैसे बनना है, क्या बनना है, कैसे नहीं बनना है, ये सब तय करने वाले आप ही हैं। और लास्ट हम लोग बात करें कैरेक्टराइजेशन की, और इन सारी चीज़ों को मिला करके आपके चरित्र का निर्माण होता है। चलिए फिर आगे मिलते हैं अगले टॉपिक में हमारे। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइस कैरेक्टर इज अ बिग, बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में कैरेक्टर। तो अपना कैरेक्टर बनाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, करियर बनाने से ज़्यादा। कुछ लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर और करियर में से कभी चुनना हो तो लाइफ में याद रखिए करियर बन सकता है, लेकिन अगर एक बार कैरेक्टर स्पॉइल हो गया वो कभी भी लाइफ में दोबारा नहीं बन सकता। तो कैरेक्टर इज बिगर दैन करियर, बड़ी चीज़ होती है लाइफ में कैरेक्टर। तो अपना कैरेक्टर बनाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, करियर बनाने से ज़्यादा। कुछ लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर और करियर में से कभी चुनना हो तो लाइफ में याद रखिए करियर बन सकता है, लेकिन अगर एक बार कैरेक्टर स्पॉइल हो गया वो कभी भी लाइफ में दोबारा नहीं बन सकता। तो कैरेक्टर इज बिगर दैन करियर। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा साइकोमोटर टीचिंग। ये इसका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है जो ब्लूम टैक्सोनॉमी को डिफाइन करता है। ये है हमारा साइकोमोटर टीचिंग, मतलब मनोगत्यात्मक शिक्षण। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1969 में हुई थी, और इसमें जो कोऑर्डिनेट किया था वो BS ब्लूम के साथ में सिम्पसन ने किया था। याद रखेंगे इनका नाम, ये हैं इनके कोऑर्डिनेटर जिनका नाम है सिम्पसन। BS ब्लूम के साथ में सिम्पसन ने कोऑर्डिनेट कर करके साइकोमोटर टीचिंग को 6 पार्ट में डिफाइन किया। अब जरा साइकोमोटर का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। साइको का मतलब होता है ब्रेन, दिमाग की बात चल रही है, और फिर एक होता है हमारा मोटर, मोटर का मतलब होता है बॉडी। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, माइंड प्लस बॉडी, मतलब यहाँ पे दिमाग और शरीर दोनों का क्या होगा तुम्हारा कॉम्बिनेशन, और दोनों की चीज़ों के ऊपर क्या पड़ेगा, अफेक्ट करेगा। इट इंक्लूड्स सच ऑब्जेक्टिव्स विच आर रिलेटेड टू बोथ माइंड एंड बॉडी। मतलब यहाँ पे उन ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, उन उद्देश्यों की बात की जा रही है जिसमें हमारे दिमाग और हमारी बॉडी दोनों के दोनों क्या है, इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इनके बेसिस पे 6 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू सिम्पसन ने इसकी भी कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 6 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग किसकी, उद्दीपन की बात हो रही है, इमिटेशन की बात हो रही है, अनुकरण करने की बात चल रही है यहाँ पे। तो पहली स्टेज में क्या करता है लर्नर, मेरा इमिटेशन के द्वारा उसको सीखने की कोशिश करता है ना। स्टेज फर्स्ट, लगभग ये तीनों के तीनों स्टेज में ये चीज़ें जो पहली स्टेज है वो लगभग कहीं ना कहीं सिनोनिम्स ही हैं एक दूसरे के। सेकंड हम लोग बात करेंगे कार्यक्रम की बात चल रही है, मैनिपुलेशन की बात कर रही है, हैंडलिंग। उसके बाद में क्या करता है, जब उसके पास इमिटेशन हो गया, जब परसेप्शन हो गया, उसके पास चीज़ें आ गई, तो वो सिर्फ उनको क्या करना शुरू कर देता है, हैंडल करना शुरू कर देता है। जैसे आप लोग के पास में आपको ज्ञान अर्जित हो गया, जैसे आपको पता चल गया कोई फॉर्मूला आपको यूज़ करना, आपको पता चल गया ये फॉर्मूला है, उसके बाद जैसे आपको पता चला ये फॉर्मूला है तो सवाल में कैसे अप्लाई करना है उसकी हैंडलिंग तो आप शुरू कर देते हैं ना। जैसे आपको सपोज दैट कि मैं सिंपल सी बात कहूँ कि आपको अगर ये आ गया, क्या आ गया, आपको a + b का होल स्क्वायर आ गया, आपने पढ़ लिया a + b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a² + b² + 2ab, है ना, ये होता है। अब आपको पहले तो इमिटेशन कर लिया आप लोगों ने, टीचर ने बोला और आपने पढ़ लिया, और उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, इसके साथ हैंडलिंग करना शुरू किया, आपने इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैनिपुलेशन स्टेज, सेकंड स्टेज की बात चल रही है। नेक्स्ट हम लोग बात कर देंगे परसेप्शन की, मतलब यहाँ पे आप क्या बना रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। बैलेंस बनाने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला हर जगह पे लगेगा नहीं लगेगा उसकी बात चल रही है। मतलब ये नहीं कि फॉर्मूले में a - b था और तभी भी आप a + b लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इस फॉर्मूले के साथ में चीजों को आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। स्टेज फर्स्ट में आपने चीज़ों को एक्सेप्ट किया, सेकंड में आप उसको हैंडल करना सीख रहे हैं, और थर्ड में उसकी हैंडलिंग कहीं ओवर ना हो जाए, कहीं कम ना रह जाए, मतलब आप चीज़ों को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए फोर्थ हम लोग बात करेंगे किसकी, आर्टिकुलेशन की बात चल रही है। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब टू लिंक अप। इसके बाद अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, a + b का होल स्क्वायर आपने निकाल दिया। अब आपने सोचा अगर प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाए, अगर माइनस हो जाए, तो a - b का होल स्क्वायर आपने देखा a² + b² माइनस का 2ab होता है। तब आपने क्या करा, सिर्फ आपने क्या करा, अगले स्टेप में आपने इन दोनों चीजों को क्या कर दिया, आर्टिकुलेट करना शुरू कर दिया। आर्टिकुलेट करने का मतलब है आपने जोड़ना शुरू कर दिया। आपने देखा यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, बस सिर्फ प्लस माइनस का तो डिफरेंस है, तो आपने देखा कि फॉर्मूला सब कुछ सेम है, बस अगर यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो लास्ट में प्लस है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है। तो ये करना, ये जो आपने अभी किया, ये क्या था, आपका आर्टिकुलेशन की बात चल रही है, मतलब चीजों को लिंकअप करना, जोड़ना सीख लिया आप लोगों ने। कौन से स्टेप की बात चल रही है, फोर्थ स्टेप की बात चल रही है।
अब हम लोग आते हैं नेचुरलाइजेशन में। अब हमारा जो फिफ्थ स्टेप है वो हमारा नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, नेचुरलाइजेशन में ये स्वाभाविकरण है। मतलब अब ये आपके नेचर में आ गया, मतलब ये चीज़ों को आपने पहले सीख भी लिया, उनके साथ हैंडल करना भी सीख लिया, तालमेल भी बिठा लिया, उसके बाद चीज़ों को जोड़ना भी सीख लिया। अब आप क्या कर रहे हो इस कंडीशन में, नेचुरलाइजेशन मतलब ये आपकी हैबिट में आ गया। अब कभी भी आपसे कोई पूछ ले a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप फटाफट सीधे वो आपके हैबिट में, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। मतलब ये आपके अब किस में आ गया है, ये आपका नेचुरल है, आपको पता है वो चीज़। समझ में आ गई बात। किसकी बात चल रही है, फिफ्थ पॉइंट की बात चल रही है। स्वाभाविकरण आपके स्वभाव में, आपके एटीट्यूड में शामिल हो गया है वो चीज़। अगर आपने मैथ सीख ली तो आपके एटीट्यूड में दिखने लग जाता है कि हाँ इस बच्चे को कितना आता है। लास्ट हम लोग बात करते हैं हैबिट फॉर्मेशन की। हैबिट फॉर्मेशन मतलब ये सारे स्टेप होने के बाद में लास्ट स्टेप आता है हैबिट फॉर्मेशन। मतलब आपकी क्या पड़ चुकी है, अब आदत पड़ चुकी है किस चीज़ को। मैंने मैथ्स का एग्जांपल लिया, आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए, इतने दिन काफ़ी होते हैं। कितने दिन की बात चलिए, 21 डेज है ना, 21 दिन काफ़ी होते हैं। 21 दिन के अंदर आप किसी भी आदत, हैबिट फॉर्मेशन हो सकती है। आप किसी भी अच्छी आदत को सीख सकते हो, बुरी आदत को छोड़ सकते हो। केवल कितने दिनों में, 21 दिनों में, 21 डेज ऐसा माना जाता है। ये साइकोलॉजिकली ये तुम्हारा क्या है, प्रूवन है कि 21 दिन में किसी भी हैबिट फॉर्मेशन में, हैबिट फॉर्मेशन हो सकता है हमारा कितने दिनों में, 21 दिनों में। अच्छा, अब ये तो बात हुई सारे के सारे हमारे साइकोमोटर टीचिंग की। और साइकोमोटर टीचिंग का जो मेन मोटिव है वो है आपका हैबिट फॉर्मेशन। मतलब ये आपको क्या कहाँ तक लेकर के आता है, हैबिट फॉर्मेशन तक लेकर के आता है। और इसमें आपका शरीर और दिमाग दोनों के दोनों एक साथ क्या करते हैं, वर्क करते हैं। मतलब ये दोनों के साथ में तालमेल बिठाता है। दोनों के साथ में किस चीज़ को बिठाने की बात चल रही है, ये बिल्कुल ऐसा है। ये इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जैसे चीज़ समझिए। मतलब ये क्या है, इससे पहले जो आप जितने भी दोनों डोमेन आपने पढ़े हैं, दोनों के दोनों टीचिंग पढ़े हैं। जैसे इससे पहले वाला क्या था हमारा अफेक्टिव टीचिंग था, उससे पहले वाला क्या था हमारा कॉग्निटिव टीचिंग था, है ना। वो दोनों के दोनों क्या थे, सॉफ्टवेयर थे। क्या थे, दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर थे। लेकिन सॉफ्टवेयर फाइनली इंस्टॉल कहाँ करना होता है, हार्डवेयर में। तो यहाँ जो तीसरा जो हमारा ये पढ़ते हैं हम साइकोमोटर टीचिंग, तो इसमें हमारा सॉफ्टवेयर भी है और साथ में हमारा क्या है, हार्डवेयर भी है। तो सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर इज इक्वल टू कंप्लीट सिस्टम, है ना। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है और हार्डवेयर के बिना भी अधूरा है। तो एक सिस्टम को चलाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए, शरीर रूपी इंसान को चलाने के लिए हम लोगों को हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। फाइनली मैंने आप लोगों ने एक ब्रीफ में दे रखा है इधर, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3 पार्ट हैं। पहला दिया था खुद ब्लूम्स ने, कॉग्निटिव डोमेन, है ना। कॉग्निटिव डोमेन में क्या दिया था उसने, 1956 में दिया था। और ये फाइनली किस चीज पे लेकर जाता है, आपको इवोल्यूशन करना सिखाता है। क्या सही है क्या गलत है, ये इवोल्यूशन करना सिखाता है। कौन, ब्लूम्स का जो कॉग्निटिव डोमेन है या कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का, वो। दूसरा हम लोग बात करेंगे किसकी, अफेक्टिव डोमेन की बात चल रही है। अफेक्टिव टीचिंग भी कहते हैं इसको, है ना। तो अफेक्टिव टीचिंग किसने दी थी, ब्लूम और कर्थवॉल ने दी थी। और इनका जो फाइनल है, जो फाइनल स्टेप है वो हमारा क्या है, कैरेक्टर फॉर्मेशन है। मतलब हमें यहाँ पे चरित्र का निर्माण करना है, ठीक। और तीसरा जो है हमारा फाइनली 1969 में आया था। ये क्या था हमारा साइकोमोटर डोमेन। और इसको दिया था ब्लूम्स के साथ में किसने, सिम्पसन ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। और ये बताता है फाइनली हैबिट फॉर्मेशन। तो ये 3 चीजें हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। सबसे पहले एवोल्यूशन, दूसरा हमारा कैरेक्टर और तीसरा हमारी हैबिट फॉर्मेशन। ये 3 चीजें आप लोगों ने अगर ठीक कर ली, अपना एवोल्यूशन करते रहिए, क्या सही है क्या गलत है। दूसरा आप अपना कैरेक्टर फॉर्मेशन करते रहिए, एक अच्छा कैरेक्टर बनाइए। और तीसरी एक अच्छी आदतें बनाइए, बस और कुछ नहीं करना है आप लोगों ने। लाइफ आपकी बिल्कुल 110% सक्सेसफुल है। आप लोग एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं। एक मीनिंगफुल लाइफ आपका वेट कर रही है अगर आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लिया। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर बात करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।